हेलो दोस्तों, वेलकम टू द नीट एमर्स। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 10 ग्रेविटेशन। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करें। ग्रेविटेशन है क्या? तो अट्रैक्शन का फोर्स है। ठीक है, ये एक बॉडी है मान लो, जिसका मास m है, और दूसरी बॉडी है जिसका मास स्मॉल m है। ठीक है, तो ये वाली बॉडी इस बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी और ये वाली बॉडी इस बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी बाय फोर्स F। ठीक है, तो ये जो अट्रैक्शन है ना, ऑफ अट्रैक्शन है, इसी को हम क्या कह देंगे? ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, ओके। ग्रेविटेशनल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का अभी मतलब बताऊंगा क्या होता है। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी प्रोडक्ट ऑफ masses of an object। ठीक, प्रोडक्ट ऑफ मास मतलब अगर ये एक मास m है और ये दूसरा मास m है, स्मॉल m। ठीक है, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई प्रोडक्ट का मतलब, बात का मतलब क्या हुआ कि ये जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कैपिटल M और स्मॉल m के। ठीक है, कैपिटल M मान लो यहाँ पर ये एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास कितना दे रखा है? कैपिटल M। और ये एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास दे रखा है स्मॉल m। ठीक है, ये क्या है? मास। और ये भी क्या है? मास है। तो इन दोनों ऑब्जेक्ट के प्रोडक्ट को हम क्या बोल देंगे? वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? फोर्स के। ठीक, दूसरी बात हमें क्या पता होनी चाहिए कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन दी ऑब्जेक्ट। इस लाइन का मतलब क्या हुआ? इस बात का मतलब क्या हुआ कि ये जो मेरा फोर्स है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। डिस्टेंस बिटवीन देम कौन है? हमने ये दो मास लिए थे, है ना। इसका मास था कैपिटल M और ये r डिस्टेंस दूर रखा हुआ है। कितना? r डिस्टेंस दूर रखा हुआ है इस स्मॉल m से, है ना। ये स्मॉल m से रखा हुआ है, तो ये क्या है? डिस्टेंस हो गई। ये क्या है? r डिस्टेंस हो गई। डिस्टेंस बिटवीन दी ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट के बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर होगा। मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब समझो। इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली मतलब ये इनवर्स में आ रहा है ना। ठीक है, फोर्स के इनवर्स में आ रहा है स्क्वायर, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या हुआ कि अगर मैं डिस्टेंस बढ़ाऊंगा तो मेरा फोर्स क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ठीक है, या फिर मैं बोलूं कि अगर मैंने डिस्टेंस कम करी तो मेरा फोर्स क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। सिंपल सी बात है भाई। अगर मैं इन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस कम करूंगा तो ये एक दूसरे को ज़्यादा फोर्स के साथ अट्रैक्ट करेंगे, और दूर दूर कर दूंगा तो ये एक दूसरे को कम फोर्स के साथ अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब ये हुआ। जब मैं डिस्टेंस को बढ़ाऊंगा तो मेरी फोर्स कम होएगी, और जब मैं डिस्टेंस को कम करूंगा तो मेरी फोर्स बढ़ेगी। ठीक है, ये बात हुई इनवर्सली प्रोपोर्शनल की। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में क्या होगा भाई कि जैसे मैं मास को बढ़ाऊंगा वैसे वैसे फोर्स बढ़ेगा। ठीक है, फोर्स बढ़ेगा तो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, और जैसे जैसे मैं मास को कम करूंगा वैसे वैसे फोर्स कम होता जाएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स कम होता जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि मैं जब बढ़ा रहा हूँ तो ये बढ़ रहा है, और जब मैं घटा रहा हूँ तो ये घट रहा है। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल में क्या होता है कि जब मैं डिस्टेंस बढ़ाता हूँ तो फोर्स कम होता है, और डिस्टेंस कम करता हूँ तो फोर्स बढ़ता है। ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल चल रहा है। ठीक है, अगर मैं इस इक्वेशन को 1 बोल दूं और इक्वेशन को सेकंड बोल दूं तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ कि
फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट क्या थी, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मासेस, और इक्वेशन सेकंड क्या, फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, तो यहाँ से मैं ये लिख सकता हूँ क्या, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर। अरे हाँ या ना, ठीक है, फोर्स के बराबर ये भी है और फोर्स के बराबर ये भी है, तो फोर्स के बराबर ये हो सकता है क्या, हाँ हो सकता है। ठीक है, तो इसको डालो आप एक डब्बे में, और ये है इम्पोर्टेंट बात, क्या है, इम्पोर्टेंट बात। ठीक है, आगे चलते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स का एग्जाम्पल, एग्जाम्पल तो बहुत सारे हैं यार। अपन बचपन में, हमारा बचपन में क्या है, एक फुद्दू सा क्वेश्चन हुआ करता था फुद्दू सा क्वेश्चन क्या है कि सर अगर ये पृथ्वी है तो इस पे जो पानी है वो नीचे की तरफ क्यों नहीं गिरता। ठीक है, या फिर इधर रहने वाले जो लोग हैं, या इधर रहने वाले लोग ये फिसल के नीचे क्यों नहीं गिरते, है ना। तो रीज़न क्या मिलता था हमें कि ड्यू टू दी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ड्यू टू दी ग्रेविटेशनल फोर्स, बोल दो ग्रेविटेशनल फोर्स, है ना, यही तो हमें जवाब मिलता था उसका। तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स ही पढ़ रहे हैं आज हम। ठीक है, लीजिए कोई एक ऑब्जेक्ट है जिसको मैंने ड्रॉप करा, ड्रॉप करने के बाद ये हमेशा कहाँ आएगा, नीचे ही आएगा, ऊपर तो जाएगा नहीं। वो नीचे क्यों आता है, ड्यू टू दी ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, ग्रेविटेशनल फोर्स किस किस तरीके से हो सकता है, इट मे बी अट्रैक्शन, अट्रैक्शन तो है ही ग्रेविटेशनल फोर्स, बिटवीन ऑब्जेक्ट इन आउटर स्पेस। ठीक है, आउटर स्पेस में जो ऑब्जेक्ट है उनके बीच का अट्रैक्शन, भाई अपनी पृथ्वी है, हो सकती है, मान लीजिए ये हमारा सन है, सन तो है, मान लीजिए क्या होता है ठीक है, ये हमारे पास हमारा, ये हमारे पास हमारा सन है। ठीक है, सन हर एक प्लेनेट को, हर एक प्लेनेट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। ठीक है, बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, इस ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ये हमारी पृथ्वी जो है, जो हमारी अर्थ है, वो अपने ऑर्बिट में क्या करती है, रिवॉल्व करती है ना। ठीक है, तो ये हो सकता है। दूसरा क्या है, सेम चीज किसके साथ है, मून के साथ है। अर्थ और मून के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स है, अट्रैक्शन बिटवीन अर्थ एंड मून, मून और अर्थ के बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स है। ठीक है, हो गया, ओके। नेक्स्ट है ग्रेविटी की। ग्रेविटी क्या है, एक ऐसा फोर्स जो कि ऑब्जेक्ट को पुल करता है, मतलब खींचता है सेंटर ऑफ अर्थ की तरफ। ठीक है, मान लीजिए ये हमारी अर्थ है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है, एच हाइट ऊपर, अर्थ की सरफेस से कितना हाइट ऊपर है, एच हाइट ऊपर है। तो ये जो अर्थ का सेंटर है, अर्थ का सेंटर इसको अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, मतलब पुल करेगा। ठीक है, तो ग्रेविटी है क्या, फोर्स डेट पुल्स ऑब्जेक्ट टूवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ। ठीक, इसका दूसरा एग्जांपल मैं क्या बोल सकता हूँ, एग्जांपल के लिए मून वाला, अभी जो ऊपर बात हुई थी कि अर्थ अट्रैक्ट करती है मून को, मून को अट्रैक्ट करती है ना ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण, तभी मून अपने ऑर्बिट में रहता है। ठीक है, तो लिख लो फोर्स डेट कीप द मून ऑर्बिट, है ना। मान लीजिए ये हमारी अर्थ है, ठीक है, और ये हमारा मून है। ठीक, मून को अर्थ अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है ना, तो इसी वजह से मून अपने क्या है, ऑर्बिट में बंधा रहता है। ठीक है, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इसी को ग्रेविटी फोर्स कहते हैं। नेक्स्ट आता है यूनिवर्सल
लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या करता है? यूनिवर्सल का मतलब होता है कि ये चीज ऐसा लॉ जो पूरे यूनिवर्स में अप्लाई होता है, इसका कोई एक्सेप्शन नहीं होता। ठीक है, यूनिवर्सल लॉ का मतलब यही होता है। ठीक है, तो लिखो एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स attract every object, every other object लिखो, every other object with a force which is डायरेक्टली, वही जो ऊपर वाली बात बताई थी, प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ masses and inversely proportional to the square of distance between them। ठीक, ये वही बात है जो ऊपर थोड़ी देर पहले बताई थी ना, कि देखो कि ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m था, और ये दूसरा ऑब्जेक्ट है जिसका मास m था, और दोनों एक दूसरे से r डिस्टेंस दूर है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो कितना होगा? तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक, यहाँ से अगर हम ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट वैल्यू आती है जिसको हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, डिनोटेड बाय कैपिटल जी। ठीक है, और बाकी सारा सेम का सेम हो जाएगा। ठीक है, ये क्या है? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक, इसकी वैल्यू होती है जो कि आपको याद रखनी है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक है, ये आपको वैल्यू याद रखनी है। 6 ये यूनिट है, बनानी आती होगी आप लोगों को, अगर नहीं आती है तो सीख लिए, अभी सिखा देता हूँ। पहले इसको डालो आप। ठीक है, इम्पोर्टेंट बात है ये। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स, फोर्स की यूनिट तो न्यूटन होती है। चलो देख लेते हैं इसकी यूनिट कैसे बनी। हमें यूनिट ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है, ऐसा यूनिट ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्या बनी? फोर्स इज इक्वल टू दी, हमारे पास ये फॉर्मूला है, अरे हाँ या ना। ठीक है, हमें इसकी यूनिट बतानी है। इसकी यूनिट के लिए मैं ये वैल्यू को यहाँ ले जाऊँ, मल्टीप्लाई में हो जाएगा। रिसफल कर लेते हैं थोड़ा सा, यही हुआ क्या? ठीक, अब इसको और कैसे लिख सकते हैं? फोर्स की यूनिट क्या होती है? ऐसा यूनिट न्यूटन, डिस्टेंस की क्या होती है? मीटर। ठीक है, रेडियस मीटर में, तो रेडियस की क्या होती है? मीटर, और मीटर की स्क्वायर, तो मीटर की स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद ये मासेस है हमारे पास, कैपिटल एम और स्मॉल एम, हो जाएगा केजी स्क्वायर। इस मास की भी केजी होगी, इस मास की भी केजी होगी, तो दोनों मास की केजी स्क्वायर, जिसको हम कैसे लिख सकते हैं? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर, ये डिवाइड कर दे ऊपर जाके माइनस का हो जाएगा। ठीक है, न्यूटन पर केजी स्क्वायर, ये इसकी ऐसा यूनिट हो गई। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं फ्री फॉल। ठीक है, फ्री फॉल क्या होता है? मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है जो नीचे की तरफ आ रहा है, गिर रहा है। ठीक है,
और उसके ऊपर कोई रेजिस्टेंस नहीं लग रहा, एयर रेजिस्टेंस लगता है। वैसे तो अगर आप रियल लाइफ में देखोगे तो एयर का रेजिस्टेंस होगा, जिसकी वजह से उसकी स्पीड थोड़ी कम होएगी। अगर एयर रेजिस्टेंस नहीं होगा तो लिखो कि फॉलिंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट विदाउट एयर रेजिस्टेंस, ठीक है, कैन बी कंसिडर्ड फ्रीली फॉलिंग। ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट जब हम ऊपर से ड्रॉप करेंगे तो फ्रीली फॉल होता है, मतलब उसके अंदर कोई रेजिस्टेंस नहीं लग रहा होता। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पर दो जी हैं, एक तो कैपिटल जी है और एक स्मॉल जी है। ठीक है, तो स्मॉल जी की वैल्यू कैसे निकालेंगे? टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ स्मॉल जी। ठीक है, स्मॉल जी की वैल्यू निकालने से पहले हमें ये पता होना चाहिए स्मॉल जी है क्या। स्मॉल, एक तो हमारे पास है कैपिटल जी, ये है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। क्या है? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है, इसमें कंफ्यूज मत। और एक है स्मॉल जी, ये क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। भाई ग्रेविटी की वजह से जो एक्सेलरेशन मिल रहा है बॉडी को, क्या पर फ्री फॉल में बॉडी नीचे आ रही थी, उसको एक एक्सेलरेशन मिल रहा है, हर पॉइंट पे उसकी स्पीड चेंज हो रही है। वो एक्सेलरेशन जिस ग्रेविटी की वजह से मिल रहा है, ठीक है, उस एक्सेलरेशन को हम क्या कह देंगे? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कह देंगे। ठीक है, तो जी क्या है हमारे पास? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और कैपिटल जी क्या? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ये कभी चेंज नहीं हुआ, ये कांस्टेंट है, ये कभी चेंज नहीं होगा। बट हमारी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी चेंज होती रहेगी। ठीक है, चेंज होती रहेगी। वो की सरफेस पे अलग होगी, एच हाइट पे अलग होगी, डेप्थ पे अलग होगी। ठीक है, फोर्स का हमने एक फॉर्मूला पढ़ा, मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, फॉर्मूले, इस फॉर्मूले के हिसाब से ये ऑब्जेक्ट का मास m है और ये एक्सेलरेट कर रहा है इस डायरेक्शन में, है ना। तो इस पे फोर्स कितना हुआ? मास इनटू एक्सेलरेशन हुआ। और वहीं अगर मैं कह दूं ये सेम ऑब्जेक्ट ऊपर से ड्रॉप कर रहा है, ठीक है, इसका मास m है और ये ऊपर से नीचे आ रहा है, तो इसका एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? g के बराबर लग रहा है, mg के बराबर लग रहा है क्या? किसके बराबर लग रहा है? mg के बराबर लग रहा है। ठीक है, ओके, तो ये क्या हो गया? फोर्स हो गया हमारा। और कौन सा फोर्स हो गया? ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया। ठीक, ओके। अब यहाँ पर देखो, हमने ग्रेविटेशनल फोर्स के दो फॉर्मूले पढ़ लिए। ग्रेविटेशनल फोर्स का पहला फॉर्मूला जो सबसे ऊपर पढ़ा था वो था जी एम एम ओवर आर स्क्वायर, पहला फॉर्मूला। और दूसरा फॉर्मूला अभी हमने देखा है एम जी। जब फोर्स के बराबर ये हो सकता है और फोर्स के बराबर ये हो सकता है, तो मैं कह सकता हूँ कि ये दोनों भी आपस में बराबर होंगे। तो लिख लो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, जी एम एम ओवर आर स्क्वायर इज इक्वल टू दी एम जी। ठीक है भाई, इसमें वैल्यूज देखो क्या क्या हैं। ये जैसे मान लो अर्थ है, ठीक है, जिसका कैपिटल मास है और ये इसका सेंटर पॉइंट हो गया। और ये कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास स्मॉल m है और ये दोनों डिस्टेंस r से दूर हैं। ठीक है, और इसमें ग्रेविटी नीचे की तरफ लग रही है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे की तरफ लग रही है, जिसके वजह से ये कहाँ पृथ्वी की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। क्या हो रहा है? पृथ्वी की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। ठीक है, तो स्मॉल m समझ आ गया। स्मॉल m क्या? मास ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, कैपिटल M क्या? मास ऑफ अर्थ। ठीक है, g क्या? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। और स्मॉल g क्या? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और r स्क्वायर क्या? डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि इस m से ये m कट गया, है ना। तो फॉर्मूला क्या बना भाई? डी एम ओवर आर स्क्वायर इज इक्वल टू दी जी। यहाँ से हमें हमारी जी की कितनी आई?
यहाँ से हमें हमारे जी की वैल्यू मिल गई जो कि है Gm/r²। ठीक है, ये बात याद रहेगी। कैसे निकाली जी की वैल्यू? भाई जी की वैल्यू कुछ नहीं निकाली, हमें फोर्स का ये वाला फॉर्मूला पढ़ा था Gmm/r²। ठीक है, हमें फोर्स का दूसरा फॉर्मूला mg भी निकाल लिया हमने जब कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से ड्रॉप करेंगे तो। ठीक है, तो इन इक्वेशन को इक्वल रख दोगे तो m से m कट जाएगा और ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी। ठीक, नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं मास एंड वेट। मास एंड वेट की बात कर रहे हैं। ठीक है, ओके, सबसे पहले बात करते हैं मास की। सबसे पहले किसकी बात कर रहे हैं? मास की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो मास क्या होता है? मास इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी, पढ़ी है हमने। मास इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटी वो है जिनकी खुद की एक यूनिट होती है, वो ड्राइव नहीं होती किसी से, है ना। फंडामेंटल क्वांटिटी, फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होती है? जिनकी खुद की यूनिट होती है, वो किसी से ड्राइव होती है, मतलब किसी के सहारे पे नहीं होती। ठीक है, ओके, यूनिवर्सल प्रॉपर्टी है, यूनिवर्सल प्रॉपर्टी कि मास कहीं पे भी जाओ चेंज नहीं होगा। मास कहीं पे भी जाओ चेंज नहीं होगा, तो लिख लो सेम अमाउंट ऑफ मास नो मैटर वेयर यू आर इन यूनिवर्स। आप यूनिवर्स में कहीं पे भी हो, फर्क नहीं पड़ता, आपका मास क्या रहेगा? सेम अमाउंट में रहेगा। ठीक है, जैसे कि अगर मैं बोलूं कि ये पृथ्वी है, ठीक है, और ये मून है। ठीक, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ था जिसका मास था, मान लीजिए m। ठीक है, और सेम ऑब्जेक्ट का मास अगर हम मून पे लेके जाएंगे, मास की बात हो रही है भाई, कृपया याद रखें, तो यहाँ पर भी कितना रहेगा? मास, क्या? मास, एग्जाम्पल चाहिए। ठीक है, मास रिमेन सेम ऑन अर्थ एज वेल एज मून। ठीक, दोनों जगह मास क्या रहेगा? सेम रहेगा। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं वेट की। ठीक है, वेट क्या है? वेट फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है, इट इज नॉट अ फंडामेंटल क्वांटिटी। ये फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है। वैल्यू चेंज डिपेंड ऑन द लोकेशन ऑफ एन। मतलब क्या हुआ कि इसकी वैल्यू चेंज होती रहती है, लोकेशन पे डिपेंड करती है कि इसकी लोकेशन क्या है ना। सरफेस पे वेट अलग होगा। ठीक है, हाइट, एक किसी हाइट पे वेट अलग होगा। मान लीजिए अर्थ है, दोबारा एक एग्जांपल लेते हैं, इसी से समझ आ जाएगा। अर्थ है, ठीक है, अर्थ पे मान लो एक ऑब्जेक्ट था जिसका मास था, सॉरी, जिसका वेट था W। ठीक है, और वहीं मैं किस पे जाऊं? मून पे चला जाऊं, है ना। तो मून पे इसका वेट W न रह के कुछ कम हो जाएगा, W' हो जाएगा, है ना। वेट चेंज हो गया, कुछ चेंज हो गया, कितना चेंज हो गया वो आगे देखेंगे। ठीक है, कितना चेंज हो गया वो आगे देखेंगे। ठीक है, तो वेट कितना चेंज हो गया? देखिए, कोई भी ऑब्जेक्ट है, वेट कितना चेंज हुआ उससे पहले एक चीज़ समझो, ये मेरे पास कोई बॉडी थी, ठीक है, जिसका मास m था, और नीचे की तरफ क्या लग रहा था? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लग रहा है। ठीक है, ये अभी हाइट पे, h हाइट पे है। ठीक है, तो इसके ऊपर नीचे की तरफ क्या लग रहा है? g लग रहा है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो यहाँ पर फोर्स क्या हो गया? mg के बराबर हो गया, और यही फोर्स किसके इक्वल हो जाएगा? वेट के इक्वल हो जाएगा। किसके इक्वल होगा? वेट
इज अ फोर्स। वेट क्या है? एक तरीके का फोर्स ही है, और किसके बराबर है? mg के बराबर है। ठीक है भाई, तो ये बात आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है। वेट इज अ फोर्स। ठीक है, ठीक है, इस बात को भी आप याद रखें, इंपॉर्टेंट बात है ना। ओके, यहाँ से एक चीज और मिल जाती है हमें। क्या मिल जाती है? देखें, वेट इज अ काइंड ऑफ फोर्स, तो मैं बोल सकता हूँ वेट इज इक्वल टू द ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू दी जी m/r² इज इक्वल टू दी mg। अरे हाँ या ना भाई बोल। ठीक, तो आपको ये बात भी याद रखनी है। ओके, अभी हमने ऊपर थोड़ी देर पहले देखा था कि उन पे वेट कितना हो जाता है? चेंज हो जाता है। कितना चेंज होता है वो देखते हैं अभी। ठीक है, तो नेक्स्ट हम देख रहे हैं वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन दी मून। मून पे कितना वेट चेंज होगा? ठीक है, 1/6 हो जाता है। कितना हो जाता है? 1/6 ऑफ इट्स और वेट, है ना। ठीक है, तो लिख लो वेट इज 1/6 ऑफ इट्स वेट ऑफ अर्थ। मतलब क्या हुआ? ऑन मून इज इक्वल टू 1/6 वेट ऑफ अर्थ। मतलब जितना मेरा वेट पृथ्वी पर था उसका 1/6 पार्ट वेट मेरा किस पे हो जाएगा? मून पे हो जाएगा, है ना। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए ये एक आदमी है, ठीक है, जिसका वेट पृथ्वी पे कितना है? मान लो 48 kg है ना। और यही व्यक्ति वेट ऑन अर्थ, है ना। और यही व्यक्ति जब मून पे जाएगा, ठीक है, तो वेट ऑन मून कितना हो जाएगा? 1/6 पार्ट ऑफ वेट ऑफ अर्थ। वेट ऑफ अर्थ कितना? 48। इसको इससे डिवाइड हो जाएगा, 8×5 = 8×6 = 48। ठीक है, तो 6×8 = 48। ठीक है, तो इसका वेट हो जाएगा 8 kg। ठीक, समझ आ गया कि वेट जितना अर्थ पे था उसका 1/6 पार्ट कहाँ हो जाएगा? कहाँ हो जाएगा? मून पे। ठीक, नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं थ्रस्ट की। थ्रस्ट क्या होता है भाई? इट इज अ परपेंडिकुलर फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, मतलब क्या हुआ? मान लीजिए ये कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जिसके ऊपर परपेंडिकुलर फोर्स लग रहा है। कैसा लग रहा है? परपेंडिकुलर फोर्स, है ना। यहाँ से लग सकता है, इस सरफेस के परपेंडिकुलर लग सकता है ना। नीचे से परपेंडिकुलर लग सकता है। परपेंडिकुलर का मतलब पता है ना, 90 डिग्री, है ना। ठीक है, यहाँ से लग सकता है परपेंडिकुलर। ठीक, ओके। नेक्स्ट हमारे पास है प्रेशर। ठीक, प्रेशर क्या होता है? थ्रस्ट और फोर्स अप्लाइड पर यूनिट एरिया। एक यूनिट एरिया में कितना थ्रस्ट या फिर फोर्स आई करा गया है उसे हम क्या बोल देंगे? प्रेशर बोल देंगे। ठीक है भाई, तो मैं लिख दूं यहाँ पर प्रेशर इज इक्वल टू दी थ्रस्ट बोल, थ्रस्ट पर यूनिट एरिया। ठीक है, अच्छा, यहाँ से यूनिट क्या बनेगी? प्रेशर किस में होता है? थ्रस्ट किस में? थ्रस्ट क्या है? फोर्स है, तो ये न्यूटन हो गया। ठीक है, एरिया क्या होता है? मीटर स्क्वायर होता है, तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ न्यूटन मीटर स्क्वायर। और पास्कल, क्या? पास्कल याद रखना, प्रेशर की यूनिट क्या होती है? पास्कल। लिख लेते हैं अलग से, SI यूनिट ऑफ
प्रेशर इज पास्कल डिनोटेड बाय पी ए। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर ना कुछ क्वेश्चन बनते हैं, को ध्यान रखने होंगे कि जो कैमल होता है वो डेजर्ट में आराम से क्यों चल लेता है। वो डेजर्ट में आराम से इसलिए चल लेता है, जो कैमल के नीचे का, पैर के नीचे का जो एरिया होता है वो ज़्यादा होता है। क्या एरिया ज़्यादा होता है, ज़्यादा होने की वजह से क्या होगा, प्रेशर कम लगेगा, और जितना प्रेशर लगेगा उसका पैर ज़मीन के अंदर कम धसेगा। ठीक है, इसलिए वो आराम से चल लेता है। ठीक है, एक क्वेश्चन ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन क्या बनता है, जो नाइफ की शार्प एज होती है वो इजीली क्यों काट लेती है। वही सेम बात, शार्प एज होती है उसका एरिया कम होता है, और एरिया कम होने की वजह से प्रेशर ज़्यादा लगता है, और ज़्यादा प्रेशर लगाने की वजह से वो इजीली कट जाता है। ठीक है, कम एरिया, प्रेशर ज़्यादा, तो वो इजीली कट कर देगा किसको, किसी भी ऑब्जेक्ट को, कौन, नाइफ, है ना। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चन हमें याद रखना, आपके पेपर में बन सकते हैं। कर रहे हैं बोयंसी की। भाई बोयंसी होता क्या है, ठीक है, इसको समझिए थोड़ा सा। हमारे पास जो मास m है, ठीक है, इसके ऊपर नीचे की तरफ क्या लग रही है, ग्रेविटी लग रही है। नीचे की तरफ क्या लग रही है, ग्रेविटी लग रही है। जो ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है ना, इसी फोर्स को हमने क्या बोल दिया, इसी फोर्स। ठीक है, तो लिख लो क्या, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इमर्ज्ड, इमर्ज यानी डूबना, इन ए फ्लूइड इट एक्सपीरियंस एन अपवर्ड फोर्स को buoyant फोर्स। ठीक, और दिस प्रॉपर्टी कॉल्ड buoyancy और अपथ्रस्ट। ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है ना, ऊपर की तरफ प्रेशर लग, अपथ्रस्ट। ठीक, ओके। नेक्स्ट हमारे पास आता है आर्किमिडीज प्रिंसिपल। आर्किमिडीज प्रिंसिपल। आर्किमिड प्रिंसिपल क्या बोलता है कि व्हेन ए बॉडी इज पार्शियली और फुल्ली immersed in a fluid, it experience an upward force that equal to the weight of the fluid displaced by it। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि अगर कोई बॉडी पानी के अंदर डूबती है तो वो एक अपथ्रस्ट, मतलब ऊपर की तरफ एक फोर्स एक्सपीरियंस करती है, मतलब फील करती है। ठीक है, और वो फोर्स कितना होगा, जितना वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस हो गया। मतलब एग्जांपल से समझिए आर्किमिडीज प्रिंसिपल है क्या। ठीक है, हमारे पास ये ऑब्जेक्ट है, जो मास कितना है, 5 kg है। ठीक है, कितना है, 5 kg है। ठीक है, अब ये 5 kg का ऑब्जेक्ट जब इस पानी में डूबेगा, ठीक है, इस पानी के अंदर जाएगा, इमर्ज होएगा, तो इस पानी का वॉल्यूम ऊपर की तरफ बढ़ेगा। ऊपर की तरफ बढ़ेगा तो ये जो हमने यहाँ से ये पानी आके यहाँ गिरेगा। ठीक है, इसमें जब गिरेगा तो मान लीजिए 2 kg का ऊपर की तरफ इस ऑब्जेक्ट पे 2 kg का फोर्स लग रहा है ऊपर की तरफ, और ये 2 kg उतना ही है जितना 2 kg ऑफ वाटर डिस्प्लेस हो गया, है ना। 2 kg ऑफ वाटर डिस्प्लेस हो गया, उतना ही
ये है, जितना kg का अप थ्रस्ट ऊपर लग रहा है उतना ही वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस होके कहाँ आ गया, दूसरे टब में आ गया, है ना। तो ये हमारा क्या, आर्किमिड प्रिंसिपल। ठीक, नेक्स्ट हमारे पास है रिलेटिव डेंसिटी। ये क्या है, इट इज द रेशो ऑफ, ये तो आसान है, इट रेशो ऑफ डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस टू द डेंसिटी ऑफ वाटर। ठीक है, मान लीजिए हमारे पास दो सब्सटेंस हैं, ये एक, ये दो, ठीक है, जिसमें से ये क्या है, वाटर है, ठीक, और ये मान लीजिए हनी है, ठीक है, क्या है, और हमें रिलेटिव डेंसिटी निकालनी है, क्या निकालनी है, रिलेटिव डेंसिटी निकालनी है इन दोनों की। ठीक है, तो रिलेटिव डेंसिटी क्या होगा, डेंसिटी ऑफ हनी विद रिस्पेक्ट टू दी डेंसिटी ऑफ वाटर। ठीक, रिलेटिव डेंसिटी, इट इज अ यूनिटलेस क्वांटिटी, इट इज अ यूनिटलेस क्वांटिटी। यूनिटलेस का क्यों, क्योंकि जो डेंसिटी हनी की होगी उसकी यूनिट क्या होगी, ग्राम, हनी की डेंसिटी क्या होगी, ग्राम पर मिलीलीटर, हाँ, और वाटर की क्या होगी, ग्राम पर मिलीलीटर। अगर दोनों को रखेंगे तो इससे ये कट जाएगा, 1:1 आएगा, की यूनिट नहीं होगी, है ना। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर खत्म होता है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए हंसते खेलते पढ़ते रहें।